नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, एक बार फिर से ये खुलासा हुआ है कि पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, विपक्ष के नेताओं और भी लोगों के फ़ोन टैप किए जा रहे हैं और बाकायदा इज़राइली सॉफ्टवेयर पेगासस की मदद से किए जा रहे हैं और बड़े पैमाने पर किए जा रहे हैं। और फ़ोन टैपिंग का मामला केवल ये नहीं कि आपकी बातचीत टैप की जा रही है, बल्कि आप अपने स्मार्टफ़ोन से जो कुछ भी करते हैं, वो सब कुछ, वो सारी सामग्री, चाहे आप फेसबुक में कुछ टेक्स्ट लिख रहे हों, ट्विटर पे कुछ पोस्ट लिख रहे हों, इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर कर रहे हों, वो सारी का सारा कंटेंट जासूसी के तहत इकट्ठा किया जा रहा है किन्हीं शक्तियों के द्वारा। और उनका इस्तेमाल जाहिर है कि किया जा रहा होगा उनको धमकाने के लिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। 2019 के नवंबर में भी ये बात सामने आई थी और उसमें भारत के बहुत सारे पत्रकारों के नाम सामने आए थे जिनकी इस तरह से जासूसी हो रही थी। और अब दो बड़ी संस्थाओं ने, फॉरबिडन स्टोरीज और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मिलकर लगभग 50,000 स्मार्टफोन के जानकारियों के इकट्ठा होने का दावा किया है। दुनिया भर के कई नामचीन अखबारों, जिसमें वाशिंगटन पोस्ट, द गार्डियन वगैरह हैं, उन्होंने इसकी पहली किस्त छापी है और उसमें भारत के 40 पत्रकारों के नाम आए हैं जिनकी जासूसी की जा रही है या जिनके फोन टैप किए जा रहे हैं। उनमें से एक हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रणोन्जय गुहा ठाकुरता, जो कि इस समय हमारे साथ हैं। हम उनसे इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे, लेकिन बातचीत शुरू करने से पहले मैं 2-3 छोटी-छोटी चीजें आपको बता देना चाहता हूं कि ये व्हाट्सएप जो आप इस्तेमाल करते हैं वो इनस्क्रिप्टेड होता है और उसकी जानकारी कोई वैसे हासिल नहीं कर सकता है। लेकिन ये इजरायली कंपनी जो एनएसओ है, वो एक पेगासस नाम का स्पाईवेयर बनाती है जो केवल सरकारों को बेचती है, इंडिविजुअल्स को नहीं बेचती, किसी संस्था को नहीं बेचती है, देश की सरकारों को बेचती है और देश की सरकारें उसे खरीद कर जासूसी करती हैं। तो इसका मतलब है कि अगर पेगासस का इस्तेमाल भारत में हो रहा है तो वो भारत सरकार ने उसे खरीदा होगा, भारत सरकार उसका इस्तेमाल कर रही होगी। लेकिन पहले भी भारत सरकार ने इसका खंडन किया था और इस बार भी खंडन किया है। तो सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार कौन ये कर रहा है, कौन ये करवा रहा है, किसका क्या मकसद है। हम सीधे बातचीत शुरू करते हैं। प्रणंजय, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद मुकेश जी, हमें आपने बुलाया आपके कार्यक्रम में। जी, अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है मैं आपको बधाई दूं या मैं आपके प्रति संवेदना जाहिर करूं, क्योंकि इस सूची में आपका भी नाम है। आपकी मुकेश जी, आप अकेला नहीं है। कल रात को लगभग 10 साढ़े 10 बजे से अब तक जो हजारें हमारे पास जो मैसेज आए हैं, जो सूचना है, इसमें आधा लोग हमें बधाई दे रहे हैं, वाह रे वाह, आपका पत्रकारिता अच्छा है इसीलिए आपका नाम यहाँ पे है। और बाकी लोग बोलते हैं अरे बाप रे बाप, क्या हुआ, आप चिंतित होना चाहिए आपको। तो ये दो तरीका का रिएक्शन अभी तक आए हैं। आप बिल्कुल ठीक कहा जी। तो ये बताएं प्रणंजय, ये जो जासूसी हो रही है, मैं तो इसे जासूसी ही कहूंगा, फोन टैपिंग का मकसद क्या है आखिरकार? आपके कामकाज की, आपके उनकी जानकारी रखना और उनका इस्तेमाल करना आपके खिलाफ। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है और कौन लोग इसके पीछे हो सकते हैं? हम थोड़ा पीछे हट के आपको बताने चाहते हैं कि मैं, देखिए, 44 साल से ज्यादा मैं पत्रकारिता कर रहा हूं और हम जानते हैं कि सरकारी कुछ एजेंसी है जैसे आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, वो ऐसे पत्रकार का फोन टैप कैसे मालूम है कि हमारे दोस्त है, अभी भी है, एक दो चार दोस्त है ये जो जासूसी एजेंसी में, वो बताते हैं। हम रैंडमली किसी एक पत्रकार, किसी एक राजनीतिक दल का नेता, कहीं की, सबके फोन हम कभी कभी टैप करते हैं। तो ये मैं इनके बात हमने सुना था। तो ये जो हो रहा है ये सच है, हमें सबको मालूम पड़ा। राडिया, नीरा राडिया का जब बातचीत सबके सामने आ गया, उससे पहले भी आप भूलिए मत, उस समय कर्नाटक का मुख्यमंत्री थे रामकृष्ण हेगड़े, उनको सरकार से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि एक बड़ा घोटाला हुई थी, फोन टैपिंग स्कैंडल। ऐसे बहुत दशक से ये चल रहा है। तो मैं तो आश्चर्य नहीं हूं कि मेरा फोन किसी ने टैप कर रहा है। कानून क्या कहते हैं?
कानून कहते हैं कि अगर किसी एक व्यक्ति का फोन भारत सरकार या भारत सरकार का कोई एजेंसी कोई टैप करेंगे तो इससे पहले अनुमति लेना चाहिए गृह मंत्रालय का सचिव, होम सेक्रेटरी का प्रायर परमिशन, आप जासूसी करने के पहले ही आपको लेना पड़ेगा। ये देश का कानून कहते हैं, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, वो 100 साल पुराने हैं, उससे भी ज्यादा पुराने हैं, मगर हम जानते हैं कि ये सब इन लोग मानते नहीं। अब आइए इस विषय के ऊपर, ये पेगासस के विषय, आपने जब अभी कहा 1 साल पहले 1.5 साल पहले भी हमें मालूम था ऐसे लोगों को टैप किया। अपने बारे में मैं थोड़ा कहना चाहता हूँ, हमें तो मालूम नहीं था। 3 महीना पहले, लगभग 3 महीना, मार्च महीना में हमसे मिलने के लिए आए थे एक महिला, वो चेन्नई रहते हैं, चेन्नई से आए हैं मैं और किसी लोगों से मिलने के लिए। उनका नाम है संध्या रविशंकर, और संध्या जी काम करते हैं किसके लिए? काम करते हैं, ये पेरिस के एक संस्था है फॉरबिडन स्टोरीज। उन्होंने बोला कि हमारे पास सूचना आए हैं कि आपका फोन इन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, किसी ने टैप कर लिया। तो हमें बोला कैसे मालूम? बोला हमारे संस्था और इनके साथ एमनेस्टी इंटरनेशनल, हमको ये आ गया, आपका नाम आ गया। तो मैंने, चाचा आप क्या चाहते हैं? बोला आपका ये फोन है, ये फोन को मैं, इसके अंदर क्या क्या है, जितने सूचना है मैं डाउनलोड करना चाहता हूं। तो बोले, मैंने थोड़ा घबरा गया, मैंने बोला आप क्यों करने चाहते हैं? तो फिर उन्होंने हमें समझाया कि ये जो सूचना है मैं और हम लोग किसी को और देंगे नहीं देंगे। तो मैं मान, मैंने कहा कि ये हम जनहित में कुछ काम करेंगे। बाद में पेरिस से एक और महिला, एक और भाई साहब जिन्होंने लेख लिखा, फिनियस, इनके सारे लेख आ गया। इन्होंने एक बार में 2 बार हमारे फोन के अंदर, हमारा आईफोन के अंदर जो भी चीजें हैं, जितने सूचना है, व्हाट्सएप मैसेज है, जिसका लोग का नंबर है, पूरा इनका हमारा जो अंदर का सारे सामान उन्होंने डाउनलोड करके हमें बोला 1-1.5 महीना लगेगा हमारा जो फॉरेंसिक एनालिसिस, हम विश्लेषण कर। फिर किया, फिर बोला हमें कि आपका फोन किसी ने टैप किया, कब? मार्च 2018 से शुरू करके मार्च अप्रैल में 3 महीना कम से कम हमारे पास सबूत है कि आपका फोन इन्होंने टैप किया। और फिर हमें सवाल उठाया कि उस समय आप कौन सा स्टोरी कर रहे थे? तो मैंने बताया, देखिए उस समय एक जो स्टोरी में, और हमारे साथ एक और है, हमारे सहकर्मी हैं अबीर दासगुप्ता, हम एक खोजी एक लेख छपा कि हमारे साथ आज नहीं है, वो गुजर गए हैं, धीरूभाई अंबानी जी का विदेश में जो संपत्ति थे, कहाँ एक टैक्स हेवन से दूसरा टैक्स हेवन से तीसरा टैक्स हेवन से चौथा टैक्स हेवन में पहुंच गए। इस विषय के ऊपर हमारा सूचना आया। फिर उसके बाद हमने मुकेश अंबानी जी, अनिल अंबानी जी, इन लोग को हमने चिट्ठी लिखा, ईमेल भेजा कि आप बताइए ये सच है कि नहीं, ये सारे सूचना हमारे पास। उन्होंने जवाब नहीं दी। तो फिर मार्च 2018 में न्यूज क्लिक में इस विषय के ऊपर एक लंबा लेख आया, आप पढ़ सकते हैं, कोई भी पढ़ सकते हैं, अभी भी जी। एक और विषय के ऊपर हम काम कर रहे थे, वो है फेसबुक के ऊपर हमारा एक किताब आया है 2019 में, अप्रैल 2019 में। तो ये 2 हम काम कर रहे थे। आज हमें मालूम पड़ा कि ये पेगासस का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना चाह रहे और इसकी दुरुपयोग कर रहे। क्योंकि देखिए पेगासस क्या कहा, पेगासस साफ कहा, पहला बात जैसे आपने कहा कि हमारे जो सॉफ्टवेयर है हम कोई सरकारी संस्था को देंगे, हम कोई आम आदमी को नहीं देते। और वैसे भी आम आदमी को पैसा इतना क्या, अरबों रुपया है, बहुत महंगा चीज है, खरीदने के लिए भी बहुत पैसा लगता है। और ये भी कहा कि हम किसके लिए दे रहे हैं, कोई अपराधी, कोई कुछ गलत काम कर रहे हैं, कोई किसी बच्चों को बचाने के लिए, किसी बच्चों को अपहरण किया, उसको कैसे हम निकाल सकते हैं। और कहीं ड्रोन है, जो हमारे देश के जो हवाई जहाज, जो लड़ाकू विमान को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, उनको रोकने के लिए ये सारे काम, मतलब सब कुछ राष्ट्रीय सुरक्षा, देश की सुरक्षा के लिए जी। तो मैंने कहा कि भैया ये 40 पत्रकार को आप क्यों जासूसी कर रहे हैं? मैं 2-3
और बात करना चाहता हूं, उसके बाद आप जितना मर्जी सवाल आप उठाइए मेरे पास। जी प्लीज। पहला बात है, लोग कह रहे हैं कि ये भारतवर्ष के खिलाफ थे। बोला नहीं, 17 मीडिया संस्था है और कितने 45 देश में हैं। हम कुछ देश का नाम भी आपको बता देते हैं। अजरबैजान, बहरीन, कजाकिस्तान, मेक्सिको, मोरक्को, रवांडा, सऊदी अरेबिया, हंगरी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ऐसा। फिर लोग पूछ रहे कितने लोगों को जासूसी किया। मैंने बोला 180 पत्रकार, इसमें भारतवर्ष से 40 से भी ज्यादा। सबका फोन उन्होंने अनुमति नहीं दिया। मैं जैसे व्यक्ति, हम बोला ठीक है आप देखिए ना क्या है हमारा फोन। लगभग 67 फोन इन्होंने एनालिसिस करके, जांच करके देखा। तो मेरा कहना है कि देखिए, इसके ऊपर मेरा राय है कि एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होना चाहिए, एक संयुक्त समिति होना चाहिए हर राजनीतिक दल के, क्योंकि सबका नाम अभी तक आया नहीं। इसमें कोई राजनेता भी है, कोई संवैधानिक, कोई किसी ऐसे बाजार में बहुत सारे खबर फैला रहे लोग कि जज है, ये है, वो है, विरोधी दल का नेता है, कैबिनेट का मंत्री है। हमें मालूम नहीं है ये सच है कि नहीं। कल तक हमें तो मालूम नहीं था कौन पत्रकार थे, ये हमें भी मालूम नहीं था। तो एक जेपीसी होना चाहिए, एकदम स्वाधीनता से, स्वतंत्रता से अलग एक जांच होना चाहिए। मगर मेरा तो नहीं लग रहा सरकार करेंगे। मगर अगर आप हमें कह रहे हैं क्या करना चाहिए, ये करना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक व्यक्ति का निजता नहीं, प्राइवेसी के उल्लंघन करे, सिर्फ ये नहीं, आप सारे पत्रकार को एक मैसेज भेज रहे हैं कि आप सरकार का खिलाफ मत लिखिए। ये 40 जो पत्रकार है, इनका नाम आप देखिए ना, इसमें तो गोदी मीडिया का नहीं, इसमें तो अर्नब गोस्वामी का नाम नहीं है। इसमें आप जानते हैं, मैं भी जानता हूं, हमारे देश में लोक माध्यम का बहुत बड़ा एक हिस्सा पूरा सरकार का गुणगान करते हैं। और जो लोग अभी अपना पत्रकारिता कर रहे हैं, आप उनका फोन टैप कर रहे हैं क्यों? तो ये दाल में बहुत काला है, इसका जासूसी हो रहा है। और मैं समझता हूं सरकार को कुछ करना चाहिए। सरकार जो कहा कि हमने कानून का उल्लंघन नहीं किया, जो उन्होंने लंबा चौड़ा स्टेटमेंट लिखा, जो एएनआई ने पहला बार जो सारी स्टेटमेंट, जैसे सरकारी एजेंसी है एशियन न्यूज इंटरनेशनल, उन्होंने दे दिया सब कुछ सामने। प्रणय जी, सबसे पहली बात तो ये कि आपको क्या लगता है, ये भारत सरकार की ही खेल हो सकता है या किसी कोई विदेशी शक्ति भी चाह रही है कि भारत के बारे में ये सारी जानकारियां इकट्ठी करके उनका इस्तेमाल किया जाए? आपका शक किस तरफ जा रहा है? कौन टारगेट कर रहा है आप पत्रकारों को? मैं समझता हूं ये भारत सरकार का कोई संस्था है। कौन है, क्यों कर रहा है, मगर हमें तो यही लग रहा है। देखिए, आज ये आधुनिक, ये जो सूचना प्रयुक्ति का युग में हम जो जी रहा है, बहुत कुछ हो सकता है। मगर ये जैसे मैंने पहले भी कहा, ये पेगासस जो सॉफ्टवेयर है, ये आप और मैं नहीं खरीद सकता हूं। ये अरबों डॉलर, इसका कीमत अरबों डॉलर है। तो सिर्फ, और ये भी नहीं है, ये एनएसओ जो इजरायली संस्था है, आपको और मेरे को नहीं बेचेंगे सॉफ्टवेयर। आपको सरकारी संस्था होना चाहिए, और सरकारी संस्था में आप जो जैसे लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज होना चाहिए कि आप कानून व्यवस्था, आप ऐसे लोगों को इन्होंने। अब सबसे आश्चर्य बात है, देखिए पिछले साल जब ये पेगासस के लिए बहुत विवाद हुई थी, उस समय लोकसभा में मंत्री जी रविशंकर प्रसाद जी, वो आज मंत्री नहीं है, उस समय कहा था, बहुत कुछ कहा था कि हम लोग ने कानून का उल्लंघन नहीं किया। आज सर वही कह रहे हैं, मगर आज भी हमें ऑफिशियली किसी ने हाँ भी नहीं बोला, ना भी नहीं बोला कि सरकार का कोई भी संस्था सचमुच इजरायली ये कंपनी एनएसओ से, भारत सरकार, आपका मेरा पैसा, ये भारत सरकार का पैसा कहां से आते हैं? आप कर देते, मैं कर देता, वी आर द टैक्स पेयर, हमारा पैसे लेके हमारे ऊपर जासूसी हो रहे।
ये तो बहुत ही अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति जी कि आप जी मेरा पैसा खर्च करके मेरा ऊपर आप जासूसी करते हैं। तो सरकार जी को बता, प्रणव जी, सचमुच बिल्कुल इतना पैसा खर्च किया, कौन खर्च किया या नहीं किया। जी। प्रणव जी, बहुत सारे लोग दलील दे रहे हैं कि जैसा आपने भी अभी बताया कि फोन टैपिंग जमाने से होती आ रही, पहले भी होती रही है, तो सरकार आमतौर पर फोन टैपिंग करवाती है, अधिकारियों की, नेताओं की, पत्रकारों को की भी फोन टैपिंग होती रही है। तो इस बार नया क्या हो गया? सरकार तो वही कर रही जो पिछली ये सरकारें कर रही थी। आपका मुकेश जी, ये युक्ति मैंने बहुत बार सुनी। भैया साल भर आप लोग एक दूसरे को एक महिला को बलात्कार कर रहे हैं, कोई चोरी कर रहे हैं, ये क्या ठीक है? तो हाँ, पहले भी ऐसे गलत काम किसी ने किया, ये जासूसी किया, इसका मतलब आज ठीक है? जिन्होंने राडिया कॉन्वर्सेशन, राडिया, नीरा राडिया का सारे टेलीफोन के बातचीत सबके रिकॉर्ड करके सबको बताया, ये क्या ठीक किया? जो भी किया। तो मेरा कहना है कि ये पहले हो रहे थे, ठीक है, हो रहे थे, आज क्यों हो रहे हैं? और बार बार वही मैं दोबारा आपसे कह रहा हूं, ये 40 या 45 या उससे ज्यादा सब लोगों का नाम देखिए, इसमें गोदी मीडिया का कोई है नहीं। जो सरकार का गुणगान करते हैं उनका नाम नहीं है, जिन लोगों का कोई नाम नाम नहीं। है उसी में आपको पता चल जाएगा। तो एक तरह से सरकार ने टारगेट किया, उनका लक्ष्य था कि हम इनका फोन, हम ये किन से बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। और देखिए, एक आप और मैं, आप जानते हैं, आप बहुत साल पत्रकारिता कर रहे हैं, मैं भी 44 साल पत्रकारिता कर रहा हूं। अब जब खोजी पत्रकारिता, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जब करते हैं, बहुत लोग आपसे बात करते हैं कि आप मेरा नाम मत बताइए, जो सूचना मैं दूंगा ये सच है, मगर मेरा नाम कहीं नहीं होना चाहिए, या कोई डॉक्यूमेंट किसी ने दे दिया, बोलते हमारा नाम मत बोलिए कि मैंने आपको डॉक्यूमेंट दिया। तो पत्रकारिता, पत्रकार का काम ये है, अगर लोग आपका विश्वास नहीं करेंगे तो आपको सूचना नहीं मिलेगा। और साथ साथ ये भी पत्रकार को सतर्क होना चाहिए कि हमें जो सूचना मिल रहा है या जो डॉक्यूमेंट मिल रहा है, ये सच है, ये नहीं है, ये फर्जी है, ये नहीं है। तो एक तरह से जो जिम्मेदारी है दोनों साइड में होता है। मगर जब आप फोन टैप करते हैं और जब आप एक व्यक्ति का निजता का उल्लंघन करते हैं, आप उनके जितने सोर्सेस हैं उनको आप डरा देते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। और जैसे मैंने कहा, एक चिलिंग इफेक्ट है, बाकी लोग को एक सूचना आ रहे कि आप ऐसा मत करो। देखिए ये क्या हुआ, सिद्धार्थ वरदराजन को हमने क्या किया, वेणु को क्या किया, सुशांत सिंह को क्या किया, इनको हमने क्या किया। बहुत सारे लोग हैं, 40 लोग का नाम है, रोहिणी सिंह, ये वो। तो एक तरह से मैं समझता हूं बहुत साफ है, इसमें मेरा कोई दो राय नहीं है, ये जानबूझ के किया गया, टारगेट किया। जी, इतने बड़े संख्या में पत्रकारों को टारगेट किया गया, जैसा कि आप बोल रहे हैं, और पहले भी नवंबर 2019 में भी पत्रकारों के नाम आए थे, और हो उस समय सकता इतने आगे लोगों का चलकर। नाम नहीं आया मुकेश जी, उस समय हाँ, 8-10 लोगों का नाम ही था, या 4-5 लोगों का नाम था। 17 लोगों के नाम थे उस समय, हाँ, ठीक 17 ठीक ठीक। लोगों के नाम सामने आए थे। तो उस समय भी कुछ नाम आए, अब फिर नाम आ रहे हैं, और हो सकता आगे और भी नाम आए। तो क्या हमारी सरकार पत्रकारों को एक थ्रेट के रूप में देखने लगी है, यही हमें देश के लग लिए रहा है थ्रेट के रूप में? कि आप मेरे साथ नहीं है तो मेरे खिलाफ आप काम कर रहे हैं। जो पुराने कहावत है, इधर यू आर विथ अस और यू आर अगेंस्ट अस। तो क्या आप क्या सचमुच समझते हैं ये 40 जो पत्रकार है जिसके टेलीफोन आपने टैप किया, ये कौन है? ये क्या भारत के हित में नहीं काम कर रहे? ये सब लोग क्या राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही है? ये कौन है? ये कोई अपराधी है, कोई गलत काम कर रहा है, ऐसे ही है? ये क्या, ये एक आतंकवादी है इन लोग? ये कोई
अपराधी है को टैक्स नहीं दे रहे, कर नहीं दे रहे सरकार को, या और भी कुछ खराब काम कर रहे? तो देखिए, हमारे देश में आज ये हमसे अच्छा आप जानते हैं, ज्यादा से ज्यादा पत्रकार लोग हैं, वो एक तरह से एक विज्ञापन एजेंसी के लिए काम करते हैं, और वो विज्ञापन एजेंसी का मालिक है भारत सरकार। दुख का बात है कि अपना काम लोग भूल के सरकार का सिर्फ गुणगान करते हैं, पब्लिक रिलेशन जनसंपर्क अधिकारी का काम करते हैं। इसके बहुत कारण हैं, इस विषय के ऊपर आपके साथ भी मैंने बातचीत किया पहले भी। मगर अगर सरकार के पास भी सूचना नहीं आता कि देश में क्या हो रहा है, कौन खराब काम कर रहा है, कौन गलत काम कर रहा है, कहाँ सरकार का जो कार्यक्रम है, जो पैसा वहां नहीं पहुंच रहा है, कहाँ भ्रष्टाचार है, कहाँ नहीं है, ये मैं समझता हूं सरकार के लिए भी खराब है। तो आप क्यों समझते हैं जो पत्रकार काम कर रहे हैं, खोजी पत्रकारिता कर रहे हैं, आपका दुश्मन है? आप इनके साथ क्यों जाने नहीं चाहते? आप क्या समझते हैं? आप क्या सचमुच लोकतंत्र में विश्वास करते हैं? आप क्या सचमुच अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता में विश्वास करते हैं? हाँ, मैं मान लिया, संविधान में ये भी लिखा है, ये ठीक है, अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता हर नागरिक का एक मौलिक अधिकार है, मगर साथ साथ कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी है। आर्टिकल 19(2) में लिखा हुआ है, कोई युक्तिगत प्रतिबंधन भी है। फिर भी आप सरकार में हैं, आप क्यों समझते हैं कि इतने सारे पत्रकार आपका दुश्मन बन गया, सारे देशद्रोही है? तो मैं समझता हूं कि देखिए, सिर्फ ये क्या आप एक मिनट और आधा मिनट और, ये सिर्फ मोदी सरकार नहीं, इससे पहले भी बहुत सारे सरकार पत्रकार के साथ इनके कभी कभी प्यार, कभी कभी दुश्मनी, दोनों चलता है, लव हेट रिलेशनशिप। और जो भी पत्रकार है, जो भी इनका काम है, आप इनको टॉलरेट नहीं करते, आप सहनशील नहीं थे, आप असहनशील थे। फर्क क्या है? आज पिछले 7 साल में मोदी सरकार हम देख रहे हैं सिर्फ बदला लेने के मौसम, बदला लेने का मानसिकता से काम कर रहे हैं। आपको मालूम है कितने सारे पत्रकार के खिलाफ FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लगा, कितने पत्रकार के दफ्तर में आयकर विभाग, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, मैं तो 3 साल न्यूज क्लिक का सलाहकार हूं, न्यूज क्लिक के ऊपर रेड हुआ, छप्पा लगा, ED ने किया, दिल्ली पुलिस का इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग, आयकर विभाग कर रहे। तो पत्रकारिता का काम पब्लिक रिलेशंस नहीं है, विज्ञापन एजेंसी का काम नहीं है। तो ये काम अगर आप करने नहीं चाहते हैं, मैं समझता हूं आप सचमुच नहीं समझते कि जो लोक माध्यम है वो समाज का और लोकतंत्र का चौथा खंभ है, 4th स्टेट, और ये मैं समझता हूं लोकतंत्र के लिए खराब है। आप ये कहना चाहते हैं कि मीडिया का एक बड़ा हिस्सा पहले ही पत्रकारिता भूल चुका है, एक छोटा हिस्सा पत्रकारिता कर रहा है, और सरकार उसका भी मुंह बंद कर देना चाहती है, क्योंकि उसे क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं है, उसकी अपनी नाकामियों और नालायकियों का भंडाफोड़ होता है, उनसे सामने आता पब्लिक का, इससे उसको चिंता होती है और वो इन सबको बंद कर देना चाहती है, पत्रकारिता का एक तरह से गला घोट देना चाहती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आप जितना सरल भाषा में जिस तरह से आपने समझाया, आपके साथ मैं 100% सहमत हूं। मैं इससे अच्छा तरीका से नहीं समझा सकता। जी, मेरा अगला सवाल है कि अगर सरकार ये कह रही है कि उसने ये नहीं करवाया है, तो क्या उसको पेगासस के खिलाफ केस करना चाहिए, जैसा फेसबुक ने और दूसरी कई बड़ी संस्थाओं ने केस किया है व्हाट्सएप में जब ये पिछली बार हुआ था? क्या अगर सरकार साफ सुथरी है तो इस तरह के मेलवेयर का या स्पाईवेयर का इस्तेमाल हमारी आबादी, हिंदुस्तानी पॉपुलेशन के खिलाफ हो रहा है, ये सरकार की चिंता होनी चाहिए। और ये जो सिक्योरिटी का भी मसला इससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि अगर ये इंफॉर्मेशन बाहर जा रही है तो देश की सुरक्षा भी खतरे में पड़ती है। देखिए, कौन सच बोल रहे
कौन झूठ बोल रहे, ये हमें मालूम पड़ेगा अगर आप निष्पक्षता से जांच हो। और मैं समझता हूं ऐसा जांच एक जेपीसी या जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कर सकती है। सरकार बोला मैंने कुछ गैर कानूनी काम नहीं किया, एनएसओ ने लंबा चौड़ा स्टेटमेंट दिया और ये भी धमकी दिया कि फॉरबिडन स्टोरीज आपके खिलाफ मैं एक मानहानि का केस शुरू कर दूंगा। मगर फॉरबिडन स्टोरीज कह रहे हैं कि हम लेख छपने के पहले आपको बताया था, उस समय आप कह रहे कि ये सारे सूचना सबके सामने है। देखिए ये जटिल विषय है, आपके पास मेरा पास सारे सूचना नहीं है, तो ये समय बताएंगे और कितने नाम आएगा या और लोगों का नाम आएगा कि नहीं। मगर एक तरह आज सांसद में क्या होने वाले हैं हमें मालूम नहीं है, मगर इतना मैं कह सकता हूं कि ये देश के और लोकतंत्र के हित में नहीं है। और सरकार के बात हमें विश्वास करना चाहिए कि नहीं, एनएसओ का बात हमें विश्वास करने चाहिए कि नहीं, या हम एमनेस्टी इंटरनेशनल का बात विश्वास करेंगे, या एनएसओ का ये या क्या कहते हैं फॉरबिडन स्टोरीज का बात विश्वास करेंगे। देखिए मुकेश जी, आप भी बहुत साल पत्रकारिता किया, हम जानते हैं सरकार किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से काम करते हैं। इसका एक और उदाहरण हम, एक और इसका एग्जाम्पल्स हम मिल रहे हैं कि आप हमारे साथ नहीं है, मतलब आप मेरा दुश्मन है, आप मेरा खिलाफ है, तो आपका फोन हम टैप करने के लिए हम तैयार हैं। और अगर गैर कानूनी तरह से भी हम टैप करेंगे तो सरकार थोड़ा ही मानेंगे कि जो हम गैर कानूनी काम करेंगे। बस जांच होना चाहिए, देखिए क्या होगा। मैं तो इतना आशावादी नहीं हूं कि ये सरकार को जांच करेंगे, मगर हम लोग का मांग है, हमें करना चाहिए। जी प्रणय जी, ये बताइए कि कैबिनेट मंत्रियों की जासूसी पेगासस के जरिए क्यों करवाएगी सरकार? वो तो वैसे भी करवा सकती है, उसके पास तमाम साधन हैं, पेगासस का इस्तेमाल क्यों करेगी? हमें मालूम प्रश्न नहीं उठाया जा रहा है। देखिए ये हमें मालूम नहीं है सचमुच हुआ कि कौन है ये मंत्री, कौन है ये न्यायालय की क्या कहते हैं आपका न्यायाधीश, कौन है जज साहब, हमें मालूम नहीं है। हम सिर्फ सोशल मीडिया में बहुत लोग बहुत कुछ कह रहे हैं, सच क्या है नहीं है जब तक इनका नाम नहीं आएगा हमें मालूम नहीं है। ये राजनेता कौन है, ये मंत्री है सचमुच, ये कैबिनेट मिनिस्टर है या कोई विरोधी दल का नेता है, हमें मालूम नहीं, कुछ भी मालूम नहीं, सब कुछ हवा में उड़ रहे हैं। देखिए समय बताएंगे। जो हमें मालूम है कि पत्रकार का नाम आ गया, और सिर्फ मेरा नहीं, बहुत सारे लोगों का नाम आ गया। जी, क्या आपको लगता है कि अगर सरकार जांच के लिए तैयार नहीं होती है और नहीं होगी, ये आप भी समझते हैं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट में आप लोगों को जाना चाहिए? 40 पत्रकार जाएं और दरखास्त दें कि भाई हमारी जासूसी हो रही थी, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। मैं तैयार हूं जाने के लिए। पता नहीं हमारे देश के सबसे उच्च न्यायालय क्या ये ऐसे पिटीशन या याचिका मानेंगे नहीं, ये जनहित में, मैं समझता हूँ तो जनहित है, मगर पीआईएल एडमिट होगा कि नहीं, क्या इसका राय होगा, मगर मैं तो कानूनी तरह से इनका विरोध करने के लिए तैयार। मगर सरकार तो मान नहीं रहा हमने जासूसी किया, एनएसओ तो मान नहीं रहा कि हमने जासूसी किया। तो ऐसे में रास्ता क्या बचता है? क्योंकि जिस तरह से सरकार काम कर रही है, सरकार जांच नहीं करेगी। और पिछली बार भी उसने कहा था कि आईटी एक्ट में हमारे पास ये अधिकार हैं, टेलीग्राफ एक्ट में हमारे पास अधिकार हैं, हम चाहे तो फोन टैपिंग करवा सकते हैं, हमें पेगासस की जरूरत। जी, सरकार के पास बहुत क्षमता है, बहुत अधिकार है, उन्होंने किया। आप फोन टैप करने के पहले गृह मंत्रालय का सचिव का जो अनुमति आपने लिया, ये सवाल मैं उठा रहा हूँ, मुझे मालूम नहीं, अगर लिया तो ठीक है, कानूनी तरह से इन्होंने हमारा फोन टैप किया। सरकार सोचते हैं कि मैं देशद्रोही हूं, मैं किसी कारण के लिए मैं देश के हित में काम नहीं कर रहा हूं, देश के खिलाफ काम कर रहा हूं, इसीलिए मेरा फोन टैप किया, ठीक है, गृह सचिव ने मान लिया। ये हुआ कि नहीं हमें मालूम नहीं, मगर मैं समझता हूं हमें ये विरोध करना जरूरी है, क्यों ये भारतवर्ष में सिर्फ पत्रकारिता का भविष्य नहीं, लोकतंत्र का भविष्य
इस तरह से अगर किसी के फोन टैप करेंगे, किसी का जासूसी करेंगे, ये देखिए निजता। सरकार कह रहे हैं हमने कानून बनाया, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। अभी तो बिल है बाबा, आप तो कानून नहीं बनाया, और वो भी आप कमजोर किया। जो श्री कृष्णा कमीशन जो सलाह दिया था और जो बिल आया है, इसमें काफी फर्क है। तो देखिए, सरकार कुछ कह रहे, एनएसओ कुछ कह रहे, अंतरराष्ट्रीय संस्था और कुछ कह रहे, और ये सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बहुत सारे 17 संस्था है। जी प्रणव जी, एक सवाल है कि क्या आपको लग रहा है कि आप लोगों के फोन से जो जानकारी इकट्ठी की गई है, कल को आप लोगों के खिलाफ इस्तेमाल की जाएगी, आपके खिलाफ मुकदमे बनाए जाएंगे? हो सकता है भीमा कोरेगांव जैसे बहुत सारे पत्रकारों को के लैपटॉप में उस तरह की इंफॉर्मेशन डालकर प्लांट करके अरेस्टिंग भी हो सकती है। क्या आपको आगे इस तरह की घटनाओं का इल्हाम हो रहा है? ऐसा लग रहा है कि इस तरह की कार्रवाई भी हो सकती है? कुछ भी संभव है, हमें सतर्क रहना चाहिए, हमें तैयार होना चाहिए। आप जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, शोना विल्सन की कंप्यूटर में आपका वो आज हमारे साथ वो नहीं है, फादर स्टैन स्वामी, एकदम मैलवेयर डाल दिया उसका कंप्यूटर के अंदर, क्या ना क्या किया। तो इन लोग कुछ भी कर सकते हैं। जो ऐसे एक 84 साल का एक व्यक्ति को जेल में डाल सकते हैं, यूएपी एक, मैं समझता हूँ कानून जैसे आज सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि ये देशद्रोह कानून जो है ये होना नहीं चाहिए। जो कानून हमारे देश का ब्रिटिश लोग ने गांधी जी और तिलक जी के खिलाफ इस्तेमाल किया, वो आज भी सरकार इस्तेमाल कर रही है। तो देखिए, बहुत सारे कानून हैं हमारे देश में, और मैं समझता हूँ ये कानून का दुरुपयोग हो रहा है और हमें लड़ना पड़ेगा। देखिए क्या होगा, समय बताएंगे। हमें अगर इन लोग के खिलाफ कहना चाहिए, हम कह रहे हैं। अब मेरा आखिरी सवाल है कि अगर जैसा कि कहा गया है कि अगले 3-4 दिनों में और भी नाम सामने आएंगे, अगर उसमें जो चर्चाएं चल रही हैं, कैबिनेट मंत्रियों के नाम है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के नाम है, तो उससे फिर क्या संकेत निकाले जाएंगे? उसका क्या अर्थ निकालेंगे आप अगर इस तरह के नाम सामने आते हैं तो? अगर इसके मतलब है जो आज सत्ते में है किसी के बात विश्वास नहीं करते हैं, सबके ऊपर जासूसी करते हैं। आप अपना कैबिनेट मिनिस्टर को विश्वास अगर नहीं करेंगे, आप आपका न्यायाधीश को विश्वास नहीं करेंगे, ये तो बहुत ही खराब स्थिति है। अगर आप जो कह रहे हैं अगर सच है कि नहीं, हमें मालूम नहीं है। आने वाले दिनों में हमें मालूम पड़ेगा कौन है या नहीं है। ऐसा हो सकता है कि और किसी का नाम भी नहीं आ सकता। एक तरह से, और अगर ऐसा होता है तो हमारी डेमोक्रेसी की सिक्योरिटी वो अपने अत्यंत इनसिक्योर हो गया। अगर सच होता है, अगर सच होता है तो ये हमारे लोकतंत्र के हालत के बारे में भी बताता है कि हम कहां पहुंच रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। और अत्यंत दुख की बात है, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ऐसा स्थिति में आज हम पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय, हमसे बातचीत करने के लिए। एक नया अध्याय हमारे हिंदुस्तान में खुल रहा है, जिसमें आम लोगों की, पत्रकारों की, बुद्धिजीवियों की, सामाजिक कार्यकर्ताओं की जासूसी हो रही है। इस बड़े पैमाने पर, छिटपुट पैमाने पर पहले होती रही हो, लेकिन इस पैमाने पर हो रही है, और ये हमें बता रहा है कि आने वाले दिनों में हमें किस तरह के खतरों का सामना करना पड़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।